गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जीके से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए 100 से भी अधिक प्रश्नों का संग्रह लिया है, जो कि जीके का भाग 9 है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा क्या है? विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? याद रखिए, विश्व में चावल उत्पादन का भारत में स्थान दूसरा है। कौन सा स्टूडेंट? दूसरा। ऑप्शन 20 का राइट होगा, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? याद रखिए, ये भी दूसरा है। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, नोट करिए। ऑप्शन 20 का राइट होगा, दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, मैन ऑफ द पीस के नाम से भी जाना जाता है? याद रखिए स्टूडेंट, लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जी को। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, नोट करिए सभी स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? याद रखिए स्टूडेंट, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है, और ये सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा लगा लेता है। लगभग 88 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन बताया कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम स्थित है, और ये सूर्य की परिक्रमा लगभग 88 दिन में पूरी कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बुध के एक भी ग्रह नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। बुध के ग्रहों की संख्या 0 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगाता है? याद रखिए, बुध ग्रह जो है सूर्य की सबसे कम समय में परिक्रमा लगाता है, 88 दिन में सबसे कम समय में बुध की सूर्य की परिक्रमा लगाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, बुध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो कि 25 किलोमीटर के लगभग बराबर है। 2500 कितनी लंबी है? तो 2525 किलोमीटर के समथिंग बराबर, किलोमीटर के समथिंग है। ओके, यह गोमुख से निकलती है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है, जो कि देवप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से मिल जाती है। फिर जब यहाँ से अब आगे बढ़ती है तब इसका नाम गंगा पड़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अलकनंदा से मिलने के बाद भागीरथी गंगा कहलाती है। सबसे पहले गंगा हरिद्वार में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। ओके, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का श्रेय या जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसे माना जाता है स्टूडेंट? एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन 20 का राइट होगा। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति के जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 1967 से 68 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति में सबसे अधिक गेहूँ, चावल और कृषि और अन्य कृषियों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब नोट करिए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुई थी, और इसके जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? याद रखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? याद रखिए, नोएडा को उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है अतीत के चलचित्र। तो ऑप्शन 20 का राइट होगा महादेवी वर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सिकंदर लोदी का शासन कब से कब तक था? याद रखिए भारत में सिकंदर लोदी का शासन 1489 से 1517 ईस्वी तक था। इसको गले की बीमारी हो गई थी तो इसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र है और इसका मूल नाम निजाम खां था। सभी नोट करिए, इसका मूल नाम निजाम खां था और ये बहलोल लोदी का पुत्र था और इसका शासन 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा था। नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ देता है कि सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था। तो याद रखिए निजाम खां था मूल नाम सिकंदर लोदी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत की सड़क प्रणाली में विश्व का दूसरा स्थान है भारत का। याद रखिए ऑप्शन 20 का राइट होगा। प्रथम स्थान है अमेरिका का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। विश्व में सड़क प्रणाली का किस देश का प्रथम स्थान है? तो यूएसए अमेरिका का है। सभी नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? तो याद रखिए 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था स्टूडेंट? 25 नवंबर 1974। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? तो याद रखिए वृक्षों की संख्या का योगदान नहीं होता है। किसका स्टूडेंट? वृक्षों की संख्या का। ऑप्शन 20 का राइट होगा। वृक्षों की संख्या का योगदान एक भी नहीं होता है। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था? याद रखिए सी राजगोपालाचारी को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था। कब किसको मिला था? सी राजगोपालाचारी को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था। ऑप्शन 20 का राइट होगा। कब दिया गया था इन्हें? तो 1954 ईस्वी में सी राजगोपालाचारी को भारत रत्न मिला था। ये भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी और सर्वप्रथम सी राजगोपालाचारी को ही ये भारत रत्न प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 2 जनवरी 1954। नोट करिए। चलिए अगला देखते हैं। देश का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? याद रखिए भारत रत्न देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जैसे कि पिछले क्वेश्चन बताए, भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 2 जनवरी 1954। नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए सभी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है स्टूडेंट? चौथा स्थान है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान है राजस्थान, द्वितीय स्थान है मध्य प्रदेश, तृतीय स्थान है महाराष्ट्र और चतुर्थ है अपना उत्तर प्रदेश। याद रखिए, नोट कर लीजिए सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? याद रखिए श्रीमती सुचेता कृपलानी जो थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी स्टूडेंट? श्रीमती सुचेता कृपलानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? नोट करिए स्टूडेंट, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई में क्या होती है? याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बाइट को मापा जाता है एक स्टोरेज माध्यम में क्षमता की इकाई को। ऑप्शन सी इसका राइट, ऑप्शन ए इसका राइट होगा बाइट। एक बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट? एक बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। याद रखिए, सभी नोट कर लीजिए। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बिट को माना जाता है। किसे माना जाता है? स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बिट को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? याद रखिए, बाइट को सबसे स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बिट को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। एक बाइट बराबर 8 बिटों के बराबर होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज की क्षमता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जैसा कि 25 नंबर क्वेश्चन बताया कि बाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नोट करिए सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? यदि 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि हो तो उसे शोर का नाम दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? याद रखिए, मुर्गा जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि मुर्गा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है, तो बिल्कुल भी नहीं है। आलू, अनाज, दूध ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, मुर्गा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सभी नोट करिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। याद रखिए, गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? गलनांक कहलाता है। जब कोई वस्तु ठोस अवस्था से अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो वह स्थिति गलनांक की होती है। किसकी होती है? गलनांक की। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर पद्धति पर कार्य करता है? याद रखिए, डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर कार्य करता है कैलकुलेटर। किस पद्धति पर? डिजिटल पद्धति पर। ऑप्शन 20 का राइट होगा। डिजिटल पद्धति पर कार्य करता है। ऑप्शन 20 का राइट होगा, डिजिटल पद्धति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, विश्वनाथन आनंद जी थे। कौन थे स्टूडेंट? विश्वनाथन आनंद जी थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति। ऑप्शन 20 का राइट होगा, विश्वनाथन आनंद। इन्हें 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1991-92 में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम किस महिला को दिया गया था ये? तो याद रखिए, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को दिया गया था ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिए, 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन 20 का राइट होगा। और क्वेश्चन पूछता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे विश्वनाथन आनंद जी थे, जो कि इनका संबंध शतरंज से है। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला सानिया मिर्जा थी, जो कि इनका संबंध है टेनिस स्टार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी नोट कर लीजिए। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? याद रखिए, 30 वर्ष होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति की आयु, तो वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो याद रखिए, अनुच्छेद 84 से संबंध है राज्यसभा की सदस्यों की योग्यता का संबंध। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, अनुच्छेद 84। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? याद रखिए मीथेन गैस गोबर गैस में सर्वाधिक होती है, जो कि 75% के लगभग पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखिए नीति आयोग गठित किया गया है। कौन सा आयोग स्टूडेंट? नीति आयोग गठित किया गया है योजना आयोग के स्थान पर। क्वेश्चन बनता है कि योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी? तो योजना आयोग की शुरुआत 15 मार्च 1950 में इसकी शुरुआत की गई थी योजना आयोग की। क्वेश्चन ये भी बनता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग और योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ओके, बात करें योजना आयोग की, तो योजना आयोग की शुरुआत 1 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का गठन हुआ था। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये बात करें योजना आयोग की, तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? याद रखिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गैस में मीथेन कितने प्रतिशत के लगभग पाई जाती है? याद रखिए 75% के लगभग गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जैसा कि बताया जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वही इनके अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? याद रखिए भारत की सिलिकॉन वैली बंगलुरु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बंगलुरु को। क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक आईटी क्षेत्र कंपनियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। मलेरिया की दवा क्विनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? रेलवे में इस क्वेश्चन को छोटा करके भी पूछा गया कि मलेरिया की दवा क्या है, तो क्विनैन है मलेरिया की दवा। और किस वृक्ष से प्राप्त की जाती? क्वेश्चन पूछता है कि क्विनैन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, सिनकोना। कहाँ से प्राप्त होता है? सिनकोना वृक्ष से इसे प्राप्त किया जाता है। क्विनैन की दवा जो है, क्विनैन किसकी दवा ये भी पूछता है, तो क्विनैन मलेरिया की दवा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैजा रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? याद रखिए हैजा रोग सर्वाधिक अंग को जो प्रभावित करता है वो है आंत। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। हैजा रोग सर्वाधिक आंत को प्रभावित करता है, छोटी आंत को। इस रोग में सबसे ज़्यादा इसके लक्षण होते हैं कि अधिक दस्त आते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? याद रखिए उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का त्यागपत्र संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? याद रखिए अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 56 से संबंधित है। किससे संबंधित है स्टूडेंट? अनुच्छेद 56 से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए गए हैं। बताइए राष्ट्रपति पर महाभियोग किस संविधान संशोधन के अंतर्गत लगाया जा सकता है? तो नोट करिए अनुच्छेद 61 का लेकर के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? याद रखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन 20 का राइट होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति जी थे। चलिए
भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिए, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सरोजनी नायडू को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिए, हमारी लता मंगेशकर जी दीदी को स्वर कोकिला कहा जाता है। लता मंगेशकर दीदी को स्वर कोकिला कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौह महिला के नाम से किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के बारे में तो आपने सुना होगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। बताइए लौह महिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? याद रखिए, इंदिरा गांधी जी को लौह महिला के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी जी को लौह महिला कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? याद रखिए, खेल कूद में दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, खेल कूद। क्वेश्चन पूछ सकता है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और इसमें अधिकतम 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये प्रत्येक वर्ष 15 खिलाड़ियों को उनके अद्वितीय खेल के लिए दिया जाता है। सभी नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 1961। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है स्टूडेंट? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चंद्रप्रभा मृगवन जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि बनारस शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? जैसा कि सभी को पता होगा कि लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? याद रखिए, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है, जो कि मुगल वास्तुकला के लिए प्रेरित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निशात बाग कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं। निशात बाग कहाँ है? याद रखिए, जम्मू कश्मीर में निशात बाग स्थित है। कहाँ स्थित है स्टूडेंट? जम्मू कश्मीर में निशात बाग स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह कोटला कहाँ स्थित है? याद रखिए, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थित है। ये भी दिल्ली में ही स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हुमायूं के मकबरे को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बताइए। याद रखिए, 1993 ईस्वी में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया था। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, 1993 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? याद रखिए, मोहम्मद इकबाल जी थे इनके रचयिता। कौन थे स्टूडेंट? मोहम्मद इकबाल इनके रचयिता थे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, मोहम्मद इकबाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीतांजलि के लेखक कौन है? याद रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी गीतांजलि के लेखक हैं। कौन स्टूडेंट? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं हमने, बार बार जो पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? याद रखिए, हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। कौन स्टूडेंट? महात्मा गांधी जी इनके लेखक हैं। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, एम के गांधी, जिन्हें एम के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए सभी। सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। कौन है स्टूडेंट?
मत्स्य पुराण को सर्वाधिक प्राचीन पुराण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, मत्स्य पुराण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? याद रखिए पुराणों की संख्या 18 है। कितने पुराण हैं? याद रखिए 18 पुराण हैं। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 18 पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है स्टूडेंट? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय खेल दिवस को हटा दिया गया है और इनका केंद्र सरकार ने नाम मेजर ध्यानचंद दिवस रख दिया गया है। इनका नाम, इनके दिवस पर ध्यानचंद जी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेजर ध्यानचंद जिनका संबंध हॉकी से है। ओके, क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि मेजर ध्यानचंद जी का संबंध किससे है? तो हॉकी से मेजर ध्यानचंद जी का संबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? याद रखिए कथकली से इनका संबंध है। किससे स्टूडेंट? कथकली से इनका संबंध है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, बिरजू महाराज जी का संबंध किससे है? तो कथकली से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? याद रखिए केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है, जो कि है 94% के बराबर। और बात करें कि भारत में सर्वाधिक दूसरे स्थान पर आने वाला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। तीसरे पर त्रिपुरा है। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट हुआ, केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने की थी स्टूडेंट? राजा राम मोहन राय जी ने। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, और राजा राम मोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसने की थी स्टूडेंट? स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर मठ की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला है। सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले ही लिए गए हैं। आप बताइए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी स्टूडेंट? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिए मथुरा जो है तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, मथुरा। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी स्टूडेंट? 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि मथुरा में स्थित है, मथुरा तेल रिफाइनरी। और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की 6ठी रिफाइनरी है। नोट करिए सभी। ऑप्शन डी इसका राइट है, मथुरा। मथुरा रिफाइनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिए मथुरा रिफाइनरी की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 1982 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 1982। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है? तो मुद्रा का तात्पर्य होता है किसी राज्य की प्रतिवर्ष कुल आय। इससे तात्पर्य किसका है? मुद्रा का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में होता है। ये भी क्वेश्चन उलट के पूछ सकता है। याद रखिए दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक प्लेटिनम का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? याद रखिए जहांगीर के आदेश पर मार दिया गया था। किनको? गुरु अर्जुन देव जी को। तो क्वेश्चन ये टुकड़ों में पूछ देता है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो 5वें गुरु थे अर्जुन देव जी। और इन्हें किनके आदेश पर मार दिया गया था? तो जहांगीर के आदेश पर इनकी हत्या की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयात निर्यात एग्जिम बैंक का गठन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है। आयात निर्यात बैंक का गठन कब हुआ था? तो याद रखिए 1982 ईस्वी में आयात निर्यात बैंक का गठन हुआ था, जिसे एग्जिम बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा 1982। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? याद रखिए आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम उपग्रह था जो अंतरिक्ष में भेजा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, आर्यभट्ट। किस वर्ष भेजा गया था? तो याद रखिए 19 अप्रैल 1975 को इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 19 अप्रैल 1975 को इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष भारत के प्रथम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था? याद रखिए 19 अप्रैल 1975 को इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। कब भेजा गया था स्टूडेंट? 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील कौन सी है? याद रखिए चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील है। कौन है स्टूडेंट? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील है। इसे फ्रेश वाटर भी कहा जाता है, फ्रेश वाटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ताज़े पानी की झील भी पूछ देता है, तो ताज़े पानी की झील चिल्का झील है जो कि ओडिशा में है। कहाँ स्टूडेंट? ओडिशा में ओडिशा में ये स्थापित है। सुखना झील कहाँ है? तो सुखना झील है चंडीगढ़ में। कहाँ स्टूडेंट? चंडीगढ़ में सुखना झील है। और बात करें डल झील की, तो डल झील है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है स्टूडेंट? जम्मू कश्मीर में स्थित है डल झील। और सांभर झील बात करें, सांभर झील है राजस्थान में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील कौन सी है? या कह सकते हैं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। कौन है स्टूडेंट? चिल्का झील है जो कि ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। याद रखिए प्रयाग वह स्थल है जहां पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए जवाहरलाल नेहरू इस पुस्तक के लेखक हैं। कौन है स्टूडेंट? जवाहरलाल नेहरू जी इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए एम.के. गांधी यंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। कौन है स्टूडेंट? एम.के. गांधी, महात्मा गांधी जी इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए सुभाष चंद्र बोस जी हैं। कौन स्टूडेंट? सुभाष चंद्र बोस जी इसके लेखक हैं इंडियन स्ट्रगल के। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, सुभाष चंद्र बोस जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। केसरी व गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? केसरी और गीता रहस्य जिसने 2 पुस्तकों को लिखा था कौन है? याद रखिए बाल गंगाधर तिलक। कौन है स्टूडेंट? बाल गंगाधर तिलक जी हैं इस पुस्तक के लेखक, केसरी के और गीता रहस्य के। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, बाल गंगाधर तिलक जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? याद रखिए चावल का सबसे बड़ा उत्पादक भारत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाइना सबसे बड़ा उत्पादक है चावल का। चलिए दूसरे नंबर पर आता है अपना भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चावल का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है? वो है उत्तर प्रदेश। कौन है स्टूडेंट? उत्तर प्रदेश राज्य चावल का सबसे अधिक
उत्पादन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चावल का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है? याद रखिए पश्चिम बंगाल है। गलती से मिस्टेक हो गई थी, पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो बात करें उसकी, पश्चिम बंगाल राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय स्थान पर है अपना उत्तर प्रदेश। ओके, मिस्टेक हो गई थी। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? याद रखिए 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवधि हो सकती है। कितनी हो सकती है? 1 घंटा। ओके, ऑप्शन 20 का राइट होगा, 1 घंटा इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अवधि हो सकती है शून्यकाल की। बात करें शून्यकाल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी शून्यकाल की, जो कि प्रश्नकाल के बाद ही इसको रखा जाता है संसद में, जब जिसमें अत्यंत आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्यकाल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? याद रखिए शून्यकाल की शुरुआत 1962 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 1962। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? याद रखिए अनुच्छेद 324। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान से एक नए क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो सभी नोट करिए अनुच्छेद 324। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? याद रखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है MS वर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? याद रखिए व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है कंप्यूटर भाषा कोबोल। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, व्यावसायिक कार्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? याद रखिए परम 8000 को भारत का सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, परम 8000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? याद रखिए पादप संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, पादप संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित है। इसकी बात करें, क्वेश्चन पूछता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिए 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो कि चमोली ज़िले से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके क्वेश्चन पूछता है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? याद रखिए चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। सभी नोट करिए, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अभी बताया है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, 1973 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता या अग्रणी नेता, क्वेश्चन आता है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी थे इसके अग्रणी नेता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीत क्रांति का संबंध किससे है? याद रखिए पीत क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। किससे स्टूडेंट? तिलहन उत्पादन से पीत क्रांति का संबंध है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, तिलहन उत्पादन। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। याद रखिए नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। किससे स्टूडेंट? मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य उत्पादन से इसका संबंध है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? याद रखिए श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। किससे स्टूडेंट? दुग्ध उत्पादन से संबंध श्वेत क्रांति का है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए रजत क्रांति का संबंध मुर्गा उत्पादन से। किससे स्टूडेंट? मुर्गा उत्पादन से इसका संबंध है, मुर्गा और अंडा उत्पादन से। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, मुर्गा या अंडा उत्पादन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? या कह सकते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डेडिकेटेड बाय। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ओके, CACP, कृषि लागत मूल्य आयोग इसका निर्धारण करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करिए सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण किस वर्ष शुरू हुआ था? याद रखिए 1965 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी न्यूनतम समर्थन मूल्य की। और किस समिति द्वारा ये शुरू किया गया था? तो एल.के. झा समिति के सिफारिशों के द्वारा ही ये देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल.के. झा। ओके, नोट करिए, एल.के. झा की सिफारिशों के द्वारा ही ये शुरू किया गया था, एल.के. झा समिति की सिफारिशों के द्वारा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? याद रखिए उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। कौन है स्टूडेंट? बिरहा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, बिरहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बार बार पूछा जाने वाला, बारंबारता कह सकते हैं इसको, बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? याद रखिए वित्त सचिव के होते हैं। किसके होते हैं? वित्त सचिव। ऑप्शन 20 का राइट होगा, वित्त सचिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे प्लेनेट पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? याद रखिए पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूरज है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, सूर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना की खोज किसने किया था? कोरोना वायरस नहीं स्टूडेंट, कोरोना है। कोरोना की खोज किसने किया था? तो याद रखिए फ्रॉनहोफर ने कोरोना की खोज की थी। ऑप्शन 20 का राइट होगा, फ्रॉनहोफर ने कोरोना की खोज की थी। किसने की थी स्टूडेंट? फ्रॉनहोफर ने इसकी खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए फिल्म क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम ये देविका रानी जी को दिया गया था और इसमें 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी सिनेमा के पिता किसे माना जाता है? तो याद रखिए दादा साहब फाल्के जी को हिंदी सिनेमा के पिता माना जाता है। हिंदी सिनेमा का पिता किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को। क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? याद रखिए 1969 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। और ये सर्वप्रथम देविका रानी जी को दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि देविका रानी जी को किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था? तो 1969 ईस्वी में। क्वेश्चन छोटा करके ये पूछता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो देविका रानी जी को। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देता है, जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, याद रखिए 1969। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यदि आप बार बार रिपीट करेंगे जीके के, तो आपको कहीं से भी घुमा फिरा के अगर पूछता है तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। यदि बार बार नहीं क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगी ही होगी। ओके, तो क्वेश्चन को बार बार ज़रूर रिपीट करिए। रिपीटिशन बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए जीवन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो याद रखिए देविका रानी जी थी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की विजेता। किस वर्ष इन्हें मिला था? तो 1969 ईस्वी में जब शुरुआत ही हुई थी तब इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? याद रखिए आंवला जो है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है सर्वाधिक। अगर विटामिन सी की कमी होती है तो आंवला के सेवन से विटामिन सी की कमी दूर होती है। बात करें, एक क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है स्टूडेंट? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, विटामिन सी नींबू, संतरा, टमाटर, आंवला, खट्टे पदार्थ, मिर्च जो आदि सब में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखिए 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम जी ने इसकी स्थापना की थी। और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। और क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो याद रखिए 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधि थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। जब स्थापना शुरू हुई थी तो भारतीय 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इस अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन जी वायसराय थे। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, लॉर्ड डफरिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो थी एनी बेसेंट। और बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। ओके, कौन थी? ये थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ओके, अगर केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला की बात करें तो वो थी एनी बेसेंट ही थी। और भारतीय बात करें तो भारतीय थी सरोजनी नायडू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला का अध्यक्ष कौन थी? भारतीय पूछा है तो सरोजनी नायडू जी थी। कौन थी स्टूडेंट? सरोजनी नायडू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, नोट करिए इनको। ऑप्शन 20 का राइट होगा सरोजनी नायडू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो याद रखिए 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। ऑप्शन सी इसका राइट होगा 72 प्रतिनिधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिए बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे स्टूडेंट? बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन का हुआ था तो कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? याद रखिए मुंबई में हुआ था। स्टूडेंट याद रखिए मुंबई में हुआ था। पहले ये होना था पुणे में, वहाँ पर प्लेग बीमारी फैल गई थी, हैजा नाम की प्लेग फैल गया था, तो इस वजह से वहाँ पर इनका अधिवेशन नहीं हो पाया था। तो फिर ये मुंबई में इसको लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा न्यूयॉर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिए 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिए 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट? 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन ए इसका राइट होगा 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कितने होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी और अस्थायी सदस्यों के बारे में। तो कितने होते हैं? स्थायी सदस्य पूछा है, स्थायी सदस्य होते हैं 5 और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा 5 स्थायी सदस्य होते हैं और अस्थायी सदस्य की बात करें तो अस्थायी सदस्य होते हैं 10। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? याद रखिए 10 होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं इसके। ऑप्शन डी इसका राइट होगा 10। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? याद रखिए 5 जून 1974 को प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट होगा 5 जून 1974। क्वेश्चन छोटा करके पूछता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। इसका
प्रथम पहली बार कब मनाया गया था? तो 5 जून 1974 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य का ताप केल्विन में कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। स्वस्थ मनुष्य का जो ताप होता है कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है। सेंटीग्रेड में बात करें तो सेंटीग्रेड में 37 डिग्री होता है। कितना होता है स्टूडेंट? 36.9 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है मनुष्य का जो तापमान होता है शरीर का। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि स्वस्थ मनुष्य का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन, और सेल्सियस में बात करें तो सेल्सियस में 36.9 सेल्सियस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 20 का राइट होगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? याद रखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन 20 का राइट होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या है? या कह सकते हैं कि भारत में मानसून की शुरुआत कहाँ से होती है? तो याद रखिए, ऑप्शन 20 का राइट होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। दक्षिण पश्चिम से शुरू होकर उत्तर पूर्व में खत्म हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 20 का राइट होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? याद रखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये गणना की जाती है। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? याद रखिए, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग न्यूक्लियर बम बनाने में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, 10 दिसंबर। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत 2006 ईस्वी में हुई थी। ओके, याद रखिए। चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही आगे वीडियो पाते रहिए। चलिए, वीडियो का अंत एक शायरी से करेंगे। शायरी। हर कठिनाइयों से अब तुझे और आगे बढ़ना है, तू रुक नहीं मेरे स्टूडेंट, तुझे अभी और पढ़ना है। धन्यवाद।